हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। बच्चों, आपको पता ही है कि महा मैराथन थर्ड जो है ना वो स्टार्ट होने वाली है और बच्चों को इंतज़ार था। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कमेंट में लिख करके भी और व्हाट्सएप के द्वारा भी पूछा जा रहा था कि सर महा मैराथन थर्ड कब आने वाली है। तो आ गई है। फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, जी हाँ बच्चों, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर का पेपर 9 मार्च को है। तो बच्चों उसके ही आधार पर आईएमपी क्वेश्चन, जी हाँ, इम्पोर्टेंट महा मैराथन है आपके लिए। और जैसा कि आपने दो पेपर जो देखे होंगे, पशुपालन का और एलिमेंट ऑफ साइंस का, जो हमने पढ़ाया वही फंसा, ये चीज़ आपने अच्छी प्रकार से देख ली होगी। तो आपको पूर्ण विश्वास होगा कि ये जो मैराथन है ये आपके बहुत ही काम आने वाली है। बस इसको पढ़ लीजिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। और एक चीज़ मैं साथ में यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा बच्चों, आपके 9 तारीख को पेपर ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आपकी पीएटी एमपीपीएटी की तैयारी मैं स्टार्ट करवाऊँगा। जी हाँ बच्चों, जो छात्र एमपीपीएटी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे जुड़े रहें और तब तक जुड़े रहें जब तक आपका पीएटी का पेपर नहीं हो जाता। तो बच्चों, मैं कहना चाहूँगा कि एमपीपीएटी की तैयारी मैं आपको कराऊँगा, 100% कराऊँगा, बिल्कुल फ्री होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि यदि सब्सक्राइब बेल आइकन आप दबाते नहीं हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। बहुत सारे छात्र व्हाट्सएप पे कहते हैं कि सर वीडियो नहीं आया, वीडियो नहीं आया, जबकि वीडियो मैं डाल चुका होता हूँ। क्योंकि उन्हें पता नहीं चल पाता है, वो क्या नहीं करते, ना तो सब्सक्राइब करते ना बेल आइकन को प्रेस करते, तो उनको फिर नहीं मिलेगा नोटिफिकेशन। सही बात है। अब व्हाट्सएप पे हज़ारों बच्चे जुड़ चुके हैं, उनको कहाँ तक मैं एक एक से वीडियो भेजूँ। उनको मैं पर डे लिंक कोशिश करता हूँ कि भेज दूँ, फिर भी नहीं भेजता। तो भाई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो डाला आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। बच्चे रोज़ रोज़ कहते हैं व्हाट्सएप पे सर हमारे वीडियो लिंक भेज दो। भाई लिंक भेजने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। आप चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए, तभी तो आपको वीडियो अपने आप मिल जाएगा। समझ नहीं आता है बहुत सारे बच्चों को, पता नहीं क्या है, पर कोई बात नहीं है भाई, कर लीजिए, बस इतना ही है। और फिर आपको नहीं पढ़ना तो बात अलग होती है कि भाई हमको पीएटी की तैयारी नहीं करनी है या ये भी वीडियो नहीं देखना है, तो उनका तो कुछ कह नहीं सकते, है ना। तो एमपीपीटी की पूरी तैयारी कराऊंगा और जितने भी छात्र मुझसे जुड़े हुए हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग पेपर ख़त्म होने के बाद एमपीपीटी का फॉर्म ज़रूर डालें। अभी फॉर्म नहीं आए हैं, फॉर्म जैसे ही आएंगे सबसे पहले सूचना मैं आपको चैनल के माध्यम से दूंगा। आप चिंता बिल्कुल न करें, यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा आपको कि एमपीपीटी के फॉर्म आ जाएंगे। देखो 12th तो आपको हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 12th के आपके जो 4 पेपर हैं वो हो चुके हैं, हिंदी इंग्लिश शायद, ये पेपर भी आपका बेहतर जाएगा। बस इस वीडियो को आप लोग अंत तक देख लीजिएगा पूरा। यदि जो बच्चे वीडियो देखते हैं तो उनका कभी भी पेपर नहीं बिगड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद फिर मैं अब इसमें आपका क्वेश्चन रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें ओटी रहेंगे, ओटी का वीडियो लेके आऊँगा, है ना। तो इसी प्रकार से आपका पूरा मामला जो है क्रॉप प्रोडक्शन का 12th का ख़त्म हो जाएगा और फिर एमपीपीटी की क्लास स्टार्ट होंगी। जैसे मैं डेट फिक्स कर दूंगा 10, 12, 15 तारीख से आपकी जो है 15 तारीख तक मैं कोशिश करूंगा कि 15 से आपकी एमपीपीटी की क्लास स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। पूरा पढ़ाएंगे, क्रॉप प्रोडक्शन पीसीएम पूरा रहेगा टोटली। अब की बार लास्ट ईयर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो की एमपीपीटी क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन अब की बार पूरा प्लान है कि आपको वो भी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें ज़्यादा समय आपका ख़राब ना करें, बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब इसकी पूरी जो है स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं इस महा मैराथन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है आपके लिए। जितना भी समय लगे पूरा समय इसमें अच्छी प्रकार से दीजिए आप लोग और आप अपना काम कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। और मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा आपको, ये चैप्टर जल निकास में से आपके 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आ रहे हैं, तो आप लोग उस हिसाब से करके आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जल निकास किसे कहते हैं और इसके उद्देश्य, इसको अलग से क्वेश्चन बना लीजिए भले ही। तो जल निकास क्या होता है समझना जरूरी है कि खेत में भरे हुए
फालतू पानी को यदि हम कृत्रिम रूप से, कृत्रिम मतलब हम खुद आर्टिफिशियल रूप से बाहर निकालें तो जल निकास कहते हैं। बहुत सिंपल है और ये कभी गलत नहीं होता है क्वेश्चन। अच्छा, उद्देश्य, अगर आप लोग उद्देश्य पढ़ लेते हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। देखो जल निकास से सबसे पहले बात तो कि भूमि जो होती है ना दलदली होने से बन जाती है, दलदली होने से बचाने के लिए हम लोग जल निकास करते हैं, है ना। दलदली का मतलब होता है कीचड़नुमा होने से बचाने के लिए। दूसरा है कृषि क्रियाएं समय पर करने के लिए। जी हाँ, अगर मान के चलो खेत में पानी भरा रहा तो क्या हम लोग कृषि क्रिया समय पर कर सकते हैं? तो नहीं। तो कृषि क्रिया समय पर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जल निकास करते हैं। भूमि को वायु संचार बढ़ाने के लिए, अच्छी प्रकार से ऑक्सीजन का संचार हो सके, भूमि का तापमान सही रखने के लिए, और भूमि को उपजाऊ होने से। मैंने देखो 5 पॉइंट बता दिए, लेकिन 5 आपको नहीं लिखना है। सिर्फ आपको 2 पूछे जाएँ तो 2, 3 पूछे जाएँ तो 3, जितने भी आपको पूछे जाएँ उसी प्रकार से आप लोग आंसर दोगे। एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, उद्देश्य अगर आपके क्लियर हो गए हैं तो देखिए बिल्कुल सेम टू सेम उसके क्या होंगे, महत्व या लाभ होगा। आप देख लीजिए, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। जल निकास का लाभ या महत्व बिल्कुल सेम टू सेम है। भूमि को दलदली होने से बच जाती है, पीछे क्या लगा रहे हैं? जाती है। भूमि वायु संचार बढ़ जाता है, भूमि का तापमान सही हो जाता है, भूमि की जुताई बुवाई समय पर हो जाती है। तो एक चीज़ आपने क्लियर की यहाँ पर कि उद्देश्य यदि हमको याद है तो लाभ या महत्व भी हम लोग अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं। सिर्फ अंतर क्या है कि पीछे जो है ना जाता है, जाती है, जाता है, जाती है, ये लिख देना है, बस सिंपल सा है। तो जल निकास के उद्देश्य पूछे या लाभ पूछे कभी गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों के, ठीक है ना। चलिए बढ़ेंगे आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, सिंचाई एवं जल निकास में अंतर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा आप लोग। देखिए सिंचाई क्या है? खेत में कृत्रिम रूप से पानी देना सिंचाई कहलाता है, और खेत से भरे हुए फालतू पानी को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। सिंचाई जब जानते हैं खेत में पानी देते हैं, और जल निकास में खेत से पानी बाहर निकालते हैं। सिंचाई का जो पानी होता है वो घरेलू उपयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि ट्यूबवेल से या कुआं से पानी देंगे तो घरेलू उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन जल निकास का पानी घरेलू उपयोग में नहीं ला सकते, हम पीने के रूप में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि पानी गंदा हो जाता है, खेत में भरता है, तो उसके बाद फिर उन्होंने नहीं उसका यूज कर सकते हैं। ये सिंचाई से भूमि का जल स्तर बढ़ता है, जबकि जल निकास से भूमि का जल स्तर घटता है। मतलब इसका ये है कि सिंचाई अगर खेत में पानी देंगे तो वाटर लेवल बढ़ेगा, और खेत से यदि पानी ना निकालेंगे हम लोग तो वाटर लेवल घट जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। पृष्ठीय जल निकास एवं भूमिगत जल निकास में अंतर। देखिए इससे डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएंगे यदि पूछ ले एग्जाम में तो, कि भूमिगत जल निकास किससे कहते हैं और पृष्ठीय जल निकास किससे कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यदि ये क्वेश्चन कर लिया आपने, अगर ये इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप लोग कभी नहीं छोड़ोगे उसको। देखिए मैं इसके 4 क्वेश्चन बना दूंगा एक ही क्वेश्चन से, और ये ही लिखना होगा। अब बताइए आप लोग, देखिए इसको क्वेश्चन को ये समझ लीजिए बस। देखो पृष्ठीय जल निकास क्या होता है? इसमें नालियाँ भूमि की सतह के ऊपर बनाई जाती हैं। तो डेफिनेशन क्लियर यहाँ से हो गई कि पृष्ठीय जल निकास वह जल निकास होता है जिसमें नालियाँ क्या बनाई जाती हैं? भूमि के ऊपर बनाई जाती हैं। और भूमिगत क्या होता है? इसमें नालियाँ भूमि की सतह के नीचे बनाई जाती हैं। तो मतलब भूमिगत जल निकास की डेफिनेशन हो गई, वे नालियाँ जो भूमि के सतह के नीचे बनाई जाती हैं उसे भूमिगत जल निकास कहते हैं। तो एक चीज़ आपका अच्छी प्रकार से क्लियर हो रहा होगा। देखिए पृष्ठीय जल निकास का हो या भूमिगत पृष्ठीय जल निकास का हो या पृष्ठीय नालियाँ, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना। एग्जाम में अगर पूछ ले पृष्ठीय नालियाँ एवं भूमिगत नालियों में अंतर लिखिए तो भी आपको इसी प्रकार से लिखना होगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो पृष्ठीय नालियाँ बनाने में खर्च कम आता है, क्योंकि ऊपर बनाई जाती हैं, कच्ची खुली नालियाँ होती हैं। कैसी होती हैं? कच्ची होती है, मिट्टी की बनी होती हैं, तो खर्चा कम आएगा। अब ये नालियाँ बनाने में खर्चा दिखाएगा, क्योंकि भूमि के अंदर बनाई जा रही हैं। आप तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कैसे नीचे बनाया जा रहा होगा, खोद कर 1 मीटर नीचे बनाई जाती है अंडरग्राउंड। अब सोचिए आप लोग, ठीक है। तो इनमें खर्चा आपका कहाँ ज़्यादा आएगा जब नीचे बनाई जाएंगी, और पक्की बनेंगी, ये भी बात है। ये नालियाँ बनाना आसान है, ये नालियाँ बनाना कठिन है, क्योंकि नीचे बनाई जाएंगी, हर कोई व्यक्ति उनको अंडरग्राउंड नहीं बना सकता है। पक्की बनाई जाएंगी, या तो लोहे के पाइप डालोगे आप लोग, या जो है सीमेंट की ईंटों के द्वारा बनाओगे, तभी बन सकती हैं। ये सही कर लेना, इन नालियाँ बार बार टूट जाती हैं। कच्ची खुली नालियाँ होती हैं तो बार बार टूट जाती हैं, सही बात है। जबकि ये नालियाँ बार बार नहीं टूटती हैं, क्योंकि भूमि के अंदर रहती हैं तो बार बार टूटने का कोई डर नहीं रहता है। देखिए ये अगर आपने समझ लिया अंतर, तो इसमें से देखो कई क्वेश्चन बन सकते हैं, और उनको आप लोग सही करके आना यदि पूछ ले तो। समझना है बस इस चीज़ को। ऐसे पूछ ले बताइए भूमिगत जल निकास के क्या लिखिए, भूमि जल निकास के गुण दोष लिखिए, तो भी आप यहीं से क्लियर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखिए जो भी इसके दोष हैं, तो देखिए
ये 1 2 3 पृष्ठीय जल निकास के दोष आप 3 लिखे, हम 2 पूछे जाएंगे, आप 2 लिखते। और ये हैं भूमिगत जल निकास के क्या पूछ लें, गुण पूछ लें या दोष पूछ लें, तो ये भी इसके भी दोष लिख सकते हैं। नालियाँ कठिन होता है, नालियाँ बार बार टूटती हैं, जो भी गुण दोष इसी में से आप लोग लिख सकते हो। आप अपने दिमाग से इसको देख लीजिए, है ना। चलिए, जल निकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो ध्यान रखें भूमि की ढाल, ढालू भूमियों पर भूमिगत नालियाँ एवं समतल भूमि पर पृष्ठीय नालियाँ बनानी चाहिए। भूमि की कीमत कम हो तो वहाँ पृष्ठीय नालियाँ बनाएं, और कीमत यदि अधिक हो तो भूमिगत नालियाँ बनाना चाहिए। किसान की आर्थिक स्थिति, भूमि की किस अनावश्यक जल की मात्रा, ये जल निकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। इसके बाद किन किन दशाओं में खेत में अनावश्यक जल एकत्रित हो जाता है, तो ये ध्यान रखना। अधिक वर्षा होने पर, सिंचाई के तुरंत बाद वर्षा होने से, निचले धरातल वाली भूमि में और भूमि के नीचे कठोर परत होने पर, और चट्टानों से घिरी हुई मृदा में, इन दशाओं में अनावश्यक जल हमारे खेत में भरा हो जाता है। ठीक है, चलिए इसमें एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। देखो रिस्क नहीं लेना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। भूमिगत जल निकास की विभिन्न प्रणालियाँ, तो प्रणालियाँ तीनों का याद रखना। प्राकृतिक प्रणाली जो कि ढाल के अनुसार बनाई जाती है। हैरिंग बोन प्रणाली जो होती है, मुख्य नाली खेत के बिल्कुल मध्य और जो सहायक नाली होती है वो इधर उधर से जोड़ देते हैं। और तीसरी है ग्रिडरोन प्रणाली, ये मुख्य नाली के निचले धरातल पर बनाई जाती है और जो सहायक नालियाँ वो ऊपर से नीचे की ओर जोड़ दी जाती हैं। तो इसको ज़रूर याद रखें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के कार्य या महत्व लिखिए। बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर की मैं ट्रिक बता चुका हूँ और फिर भी बता दूंगा आपको, सुन लीजिए। इस चैप्टर में से कभी भी 3 नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं होता है। आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों याद रखना है, कार्य याद रखना है, कमी के लक्षण ऑटोमेटिकली जस्ट उल्टा कर देना होता है। देखिए ये तो है पौधों की लंबाई बढ़ाता है, नाइट्रोजन का पहला कार्य या महत्व है। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि एवं विकास में क्या करता है, सहायता करता है। और नाइट्रोजन प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है और पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। तो नाइट्रोजन के कार्य या महत्व होते हैं। यदि अपने कार्य या महत्व समझ लिए ना, इनको आपने अच्छी प्रकार से क्लियर किया ना, और तो आप नाइट्रोजन की कमी के लक्षण बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो। देखिए नाइट्रोजन की कमी के लक्षण जैसे उल्टा कर दीजिए, इसकी कमी से पौधे बौने रह जाते हैं, क्योंकि लंबाई बढ़ा रहा था तो कमी हो जाएगी तो पौधे बौने रह जाएंगे। इसकी कमी से पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, क्योंकि हरा रंग प्रदान कर रहा था। जब नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो पौधे का रंग पीला हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसकी कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि वृद्धि विकास कर रहा था नाइट्रोजन, अभी तो पढ़ा है आपने 1 सेकंड पहले, देख लो आप इधर पीछे ना मानो, है ना। और इसकी कमी से प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। मतलब जो आपके जो कार्य थे ना, ये आपने पढ़ा, इनको नाइट्रोजन की कमी के लक्षण पूछे जाए तो जस्ट उल्टा कर देना है। बिल्कुल सेम टू सेम आपका फास्फोरस का देख लीजिए। फास्फोरस जड़ों की वृद्धि में सहायक होता है, यह दाने के साइज को, आकार को बढ़ाता है। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाता है और भूसी की तुलना में दाने की उपज को बढ़ाता है। अब बिल्कुल जस्ट उल्टा इसकी कमी के लक्षण है। देखिए बिल्कुल सिंपल, इसकी कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है क्योंकि विकास कर रहा था, ठीक है ना। इसकी कमी से दाने का आकार छोटा रह जाता है। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है, कम हो जाता है ये कह सकते हैं। और इसी कमी से पौधों की पत्तियां बैंगनी हो जाती हैं। तो आपने एक चीज़ आपने नोटिस की कि इस चैप्टर में से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता है, कार्य आपके वही के वही हैं, पौधों की वृद्धि विकास आपका होता है। तो ये जो कॉमन पॉइंट होते हैं उनको आपको याद रखना होगा। और पोटास के और बताऊंगा, बस 3 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर कुछ पूछ ले जाए तो उसकी भी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। पोटास के कार्य या महत्व पहले पढ़ लेते हैं। तो पोटास दाने की चमक को बढ़ाता है बच्चों, यह तने को मजबूत बनाता है, जो स्टेम होता है ना उसको मजबूत का काम पोटास का रहता है। यह पौधों में रोग रोधी एवं कीट रोधी क्षमता, विशेष याद रखना, जो आपका पोटास होता है ना, एक रोग रोधी एवं कीट रोधी क्षमता प्रदान करता है पौधे के लिए, जिससे कीटे में रोग ना लगे। यह प्रोटीन के निर्माण में भी सहायता करता है। तो आपने कुछ चीज़ें नोटिस की होंगी कि हम पढ़ रहे हैं ना, पोटास, फास्फोरस और नाइट्रोजन ही हमने पढ़ा। देखो इन चीज़ों को जो है याद रखना, जो मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत चीज़ें काम आती हैं आपके लिए अगर आप याद रखते हैं तो। किसी के भी कार्य या कमी के लक्षण पूछ ले, किसी के भी कार्य या मतलब कमी के लक्षण, तो आपको 2-3 पॉइंट जो है वो कॉमन लिखना ही है, कभी गलत नहीं होता क्वेश्चन इस चैप्टर से। क्यों? क्योंकि जैसे कार्य पूछ रहा है तो यह पौधे की वृद्धि और विकास में सहायता करता है, किसी की भी लिख देना, कभी गलत नहीं होगा। यह प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है, तो सभी करते हैं प्रोटीन के निर्माण में सहायता।
ये तो 3 बता रहा हूँ मैं आपको, और इसके अलावा और भी तो होते हैं, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दुनिया भर के होते हैं। अब उनका पूछ ले तो, अब मैं पढ़ा तो आपको 3 ही रहा हूँ, बाकी आपको इसी प्रकार से लिख देना है, गलती कहीं भी नहीं होगी, ठीक है ना। इसकी कमी के लक्षण देख लो, बिल्कुल जस्ट उल्टा है। देखो, इसकी कमी से फसल गिर जाती है, इसकी कमी से पौधों का तना कमज़ोर हो जाता है, पौधों के रोगों कीट अधिक लगते हैं, दाने की चमक कम हो जाती है। तो ये आपको लिखना होता है। ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 पोटास के कार्य में कमी के लक्षण, फास्फोरस के कार्य में कमी के लक्षण, और नाइट्रोजन के कार्य में कमी के लक्षण। इसके अलावा किसी और के भी अगर पूछ लेना तो आप लोग इन्हीं को एक उसमें से उसमें से लिख देना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जो है पूछा ही जाता है, इसलिए इसको अच्छी प्रकार से याद रखें। ये भी 3 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा, खाद से है। खाद एवं उर्वरक में अंतर। तो सब जानते हैं कि जो खाद होती है फार्म पर तैयार करते हैं इसको, और जो उर्वरक होते हैं ना इन्हें कारखानों यानी फैक्ट्रियों में इसको तैयार किया जाता है, फर्टिलाइज़र को। सबको मालूम होगा ये बात। खाद जो होती है इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, मतलब जितने भी पौधे के लिए पोषक तत्व चाहिए ना वो सभी खाद में होते हैं। लेकिन जो फर्टिलाइज़र होता है इसमें 1 या 2-3 पोषक तत्व भी होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बात करें तीसरा पॉइंट, सभी जितनी भी खाद होती हैं वो सभी कार्बनिक होती हैं, जबकि यूरिया सिर्फ कार्बनिक होता है, और बाकी यूरिया को छोड़कर सभी जितने भी फर्टिलाइज़र होते हैं ना वो सभी आपके अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक होते हैं। यूरिया इसलिए कार्बनिक होता है क्योंकि यूरिया को आपको मैंने बताया था लास्ट वाले उसमें कि यूरिया को जो है किससे बना लिया गया है, मनुष्य के मूत्र से इसको प्राप्त कर लिया गया, इसलिए ये कार्बनिक होता है। बाकी जितने फर्टिलाइज़र होते हैं ना वो सभी अकार्बनिक होते हैं यानी इनऑर्गेनिक होते हैं। जो खाद होती है भूमि की भौतिक दशा में सुधार करती है, जबकि जो उर्वरक होता है भूमि की भौतिक दशा को खराब करते हैं। सही बात है। और उदाहरण की बात करें तो खाद कौन सी होती है, गोबर की खाद है, हरी खाद है, कंपोस्ट खाद है। जबकि उर्वरक में आपका यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, डीएपी है, ये सभी आपके फर्टिलाइज़र होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी प्रकार से आप लोग याद रखें, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरी खाद या गोबर की खाद पूछ ले, या कंपोस्ट खाद पूछ ले, या वर्मी कंपोस्ट खाद, किसी इनमें से कोई सी भी खाद पूछ ले, यदि उसका लाभ या महत्व पूछ ले, इनमें से किसी भी खाद का लाभ या महत्व पूछ ले तो आपको आंसर यही लिखना है, एक ही आंसर है उसका। देखिए आप लोग, इसके प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। जी हाँ, हरी खाद या गोबर की खाद या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करने से क्या हो जाता है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और क्लियर करना, अच्छा हरी खाद समझते हो क्या होती है, और वर्मी कंपोस्ट समझते, इस अब खादों की बात समझते हो कि नहीं समझते आप लोग। यदि नहीं समझ सकते तो मैं एक लाइन में बताना चाहूँगा आपको। हरी खाद कौन सी होती है भाई, खाद जैसे कोई भी दलहनी फसल को उगाया अपन ने खेत में, और ऊपर से आपने कल्टीवेटर या उसको जोत दिया खेत को, तो वो खेत में मिल जाएगी जो भी फसल खड़ी थी आप, और वो किसका रूप ले लेगी, 2-3 महीने बाद खाद का रूप ले लेगी, तो हम उसे क्या कहते हैं, हरी खाद कहते हैं। गोबर की खाद सब लोग जानते हैं, जो पशुओं का गोबर से प्राप्त होती है। कंपोस्ट खाद जो होती है ना, ये जो आपकी जैसे कई प्रकार होते हैं कंपोस्ट खाद के, इसमें गोबर भी आ जाता है, जनरली कूड़ा करकट भी, घर का कूड़ा करकट आदि बहुत सारी चीज़ें मिल जाती कंपोस्ट खाद बनती है। और वर्मी कंपोस्ट क्या होती है, केंचुआ की जो खाद होती है ना वो वर्मी कंपोस्ट खाद होती है। तो एक लाइन में मैं बताना चाह रहा था कि इससे आपको भूलो ना। चलिए दूसरा है, इसके प्रयोग से पौधों को सभी आवश्यक पोषक तत्व भी प्राप्त हो जाते हैं। जी हाँ, इनमें से किसी को भी यदि हम लोग प्रयोग करें तो फसलों को सभी आवश्यक पोषक तत्व भी प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि खादों में सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। तीसरा है, इनके प्रयोग से भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है। जो फिजिकल कंडीशन होती है ना उसमें क्या होता है, सुधार होता है। इसके प्रयोग से फसलों का क्या बढ़ जाता है, उत्पादन भी बढ़ जाता है। ध्यान रखें, इनमें से किसी भी खाद का यदि प्रयोग करें तो फसलों का उत्पादन वो भी इसलिए बड़ा मिलेगा हमको। और पांचवा है, इसके प्रयोग से भूमि में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, इसको भी आप अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, आपको हरी खाद की फसल की गुण या विशेषताएं लिखिए। तो हरी खाद में हम जिस फसल का प्रयोग कर रहे हैं ना, हरी खाद क्या होता है मैं बता चुका हूँ, कोई भी दाल वाली फसल को खेत में उगा करके और उसी खेत में जोत देना,
ठीक है ना। 2-3 महीने बाद वो सड़ करके खाद का रूप ले लेगी, उसे ही हम लोग हरी खाद कहते हैं। अच्छा, उसमें जो फसल ले रहे हैं हरी खाद की, जैसे कोई भी, जैसे हम ले रहे हैं ढेंचा ले रहे हैं या सनई ले रहे हैं, तो उसको उगाया हमने, तो उस फसल में कौन से गुण होना चाहिए, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला है कि फसल दलहनी होना बहुत ज़रूरी है। कैसी होना चाहिए? दलहनी। अच्छा, दलहनी क्यों होना चाहिए? क्योंकि दलहनी फसल की जो जड़ें होती हैं उनमें कौन सा राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, इसलिए। फसल में पत्तियां अधिक होना चाहिए, क्योंकि पत्तियों में क्या होता है, पोषक तत्व अधिक पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियां अधिक होना चाहिए। तीसरा गुण उस फसल में होना चाहिए कि उसके अंग कैसे मुलायम होना चाहिए। मुलायम इसलिए होना चाहिए क्योंकि मुलायम किस लिए होना चाहिए? मुलायम इसलिए होना चाहिए क्योंकि मुलायम जो अंग होंगे तो वो जल्दी से सड़ जाएंगे। फसल की जड़ों में ग्रंथियां अधिक होना चाहिए, मतलब ग्रंथियां अधिक होंगी तो जीवाणु अधिक होगा राइजोबियम, और जीवाणु अधिक होगा राइजोबियम तो वायुमंडल से नाइट्रोजन भी अधिक स्थिरीकरण होगा, ठीक है ना, इसलिए। और फसल शीघ्र पकने वाली भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो हरी खाद की फसल की जो गुण है या विशेषता है वो आपकी ये होना चाहिए। इसके बाद हरी खाद बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो हरी खाद को दलहनी फसल से बनाना चाहिए। फसल को फूल की अवस्था पर ही पलटना चाहिए खेत में, तभी जोतना चाहिए। कहने का मतलब फसल को नम मिट्टी में मिलाना चाहिए, क्योंकि जिससे वो जल्दी से सड़ जाए, और फसल को 5 से 6 सप्ताह उम्र में ही मिलाना चाहिए, ठीक है ना। ये आपके हरी खाद बनाते समय ध्यान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गड्ढों में गोबर की खाद तैयार करने के लाभ। यदि हम गड्ढों में गोबर की खाद तैयार करते हैं तो कौन कौन से हमको लाभ की प्राप्ति होती है? देखिए, गड्ढों में यदि गोबर की खाद तैयार करेंगे तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह एक वैज्ञानिक विधि है। सही बात है, गड्ढों में यदि गोबर खाद तैयार करें तो वैज्ञानिक मेथड है। इस विधि से पौष्टिक खाद तैयार होती है। पौष्टिक का मतलब होता है उसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इस विधि से खाद तैयार करने पर गोबर का पूरी तरह से अपघटन हो जाता है, मतलब गोबर पूरी तरीके से सड़ जाता है। धूप एवं वर्षा द्वारा पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। जी हाँ, गड्ढे में बनाते हैं तो वर्षा हो तो वर्षा से पोषक तत्व नहीं बहेंगे, और धूप से भी पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, इसका संगठन लिखिए। तो मैं आपको बता ही रहा था कि केंचुआ जो होते हैं ना, केंचुआ खाद को ही वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केंचुआ कार्बनिक पदार्थ जैसे फसलों के अवशेष, सूखे हरे पत्ते खाकर मल के रूप में मिट्टी बाहर निकालते हैं, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, और केंचुआ द्वारा तैयार खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। इसका संगठन देख लो, नाइट्रोजन 1.5%, फास्फोरस 1.8 से 2% और पोटास 0.5 से 0.75% होती है। तो वर्मी कंपोस्ट जो खाद होती है बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। इसके बाद हम बात करते हैं जैव उर्वरक किसे कहते हैं। तो जैव उर्वरक क्या होता है? देखिए, जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, और यह जीव वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या करते हैं, भूमि में एकत्रित करते हैं। वही जैविक उर्वरक कहलाते हैं, जैसे राइजोबियम कल्चर, एजोटोबैक्टर, एजोला। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं, ये वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उसे ही हम लोग बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट आपका जैव उर्वरक के लाभ। जैव उर्वरक के लाभ क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो जैव उर्वरक भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। इनके प्रयोग से रासायनिक उर्वरकों की बचत होती है, क्योंकि हमें डीएपी यूरिया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि ये वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते रहें तो। इनके प्रयोग से मृदा प्रदूषण भी नहीं फैलता। जी हाँ, सॉइल में कोई पोल्यूशन भी नहीं फैलता, क्योंकि ये बायो फर्टिलाइजर है, इसलिए। और इनके प्रयोग से भूमि की जो भौतिक दशा होती है, फिजिकल कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है, सुधार होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। देखिए, नाइट्रोजन युक्त, ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के नाम एवं नाइट्रोजन प्रतिशत मात्रा। तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, अमोनियम सल्फेट में 20.6% होता है, सोडियम नाइट्रेट में 16% और कैल्शियम साइनामाइड में 21%। ये मात्रा जरूर याद रखना, क्योंकि पूछी जाती है मात्रा, इसलिए। फास्फोरस वाले बोर्ड देख लीजिए, फास्फोरस युक्त उर्वरकों के नाम एवं फास्फोरस प्रतिशत मात्रा, इनको ध्यान रखना। सिंगल सुपर फास्फेट में 16, डबल में 32 और ट्रिपल में 48। 16 है तो कभी गलत नहीं होगा। रॉक फास्फेट 20 से 30% होती है, और बेसिक स्लेस में 14 से 18% होती है। तो ये ज़रूर आप लोग जल्दी याद रखना, ये भूलना नहीं है आपको, क्योंकि ये मात्रा यदि पूछ लें तो आपका सही क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, जैव उर्वरक पर यदि टिप्पणी पूछ ले तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा
जैव उर्वरक देखिए जैसे राइजोबियम है, सब जानते हैं एक सहजीवी जीवाणु है। यह दलहनी फसलों की ग्रंथियों में पाया जाता है और ये प्रति हेक्टेयर लगभग 30 से 40 ग्राम नाइट्रोजन एकत्रित करता है। ये जैविक उर्वरक का नाम एवं उपयोग याद रखना, एक तो राइजोबियम हो गया, दूसरा आपका एजोटोबैक्टर है। तो यह भूमि में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करता है और यह जो आपका होता है दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। कौन सी में? दाल वालियों में, ये एजोटोबैक्टर, ठीक है। और भूमि में लगभग 5 से 25 किलोग्राम, प्रोग्राम तो नहीं, किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर लगभग एकत्रित कर देता है। इसके बाद एजोला है। तो एजोला एक जलीय फर्न होता है, विशेष याद रखना ओटी के हिसाब से भी, और यह धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। कौन से खेत में? धान के खेत में। इसके प्रयोग से क्या होता है? भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो उर्वरा शक्ति तो सभी से बढ़ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद नील हरित शैवाल और पीएसवी कल्चर, इनको जरूर याद रख लेना, क्योंकि यदि पूछ लें तो गलत नहीं होने चाहिए किसी कंडीशन। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। तो नील हरित शैवाल, आपका नील हरित शैवाल धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ये भी धान के खेत में, नील हरित शैवाल और एजोला ये दोनों धान के खेत में, और लगभग 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। और इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल, इसको बीजीए जो बोलते हैं ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। और पीएसवी कल्चर, यह एक जैविक उर्वरक है, भूमि में उपस्थित अम्लीय फास्फोरस को विलय करता है ये पीएसवी कल्चर, और इनके प्रयोग से फास्फोरस की बचत होती है और इसके प्रयोग से फसलों का उत्पादन भी बढ़ जाता है। तो बच्चों ये जनरल हैं चीज़ें, इनको जरूर याद रखना होगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ेंगे आगे। राइजोबियम कल्चर के लाभ, देखिए राइजोबियम कल्चर से क्या लाभ होते हैं? सिंपल है, पहले ही बता चुका हूँ कि प्रयोग भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। गलत कभी नहीं होता क्वेश्चन। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण पहले ही बता दिया, प्रयोग से मृदा प्रदूषण नहीं पैदा, सिंपल सा क्वेश्चन है। राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान रखना। कल्चर की निश्चित मात्रा प्रयोग करना चाहिए। खेत में पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस डालना चाहिए, क्योंकि फास्फोरस से क्या होता है? जड़ों की ग्रंथियां बनती हैं ज़्यादा, और ग्रंथियां बनती हैं तो राइजोबियम बैक्टीरिया ज़्यादा हुआ, इसलिए फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा डालना चाहिए, ठीक है ना। बीजों को छायादार स्थान पर रखना चाहिए। जो बीज है ना, जैसे हमने उपचारित कर लिया ना, उसके बाद छायादार स्थान पर इसलिए रखना चाहिए क्योंकि धूप से जो है ना वो बैक्टीरिया मरे नहीं, इसलिए। प्रत्येक फसल के लिए उसका विशिष्ट कल्चर उपयोग करना चाहिए। देखिए सभी फसलों में अलग अलग कल्चर की विशिष्ट आता है, जैसे आपका सोयाबीन में अलग आता है, मूंग में अलग आता है, धान है ना, तो इस तरीके से सब में अलग अलग आपका। तो राइजोबियम कल्चर का प्रयोग कर समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद करें पोषक संरक्षण किसे कहते हैं? तो पोषक संरक्षण क्या होता है? फसलों की उपज बढ़ाने के लिए उनकी खरपतवार, रोग और कीटों से रक्षा करना ही पोषक संरक्षण। 3 चीज़ें याद रखना है, खरपतवार, रोग और कीट, इनसे रक्षा अगर कर ली तो उसे पोषक संरक्षण कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पोषक संरक्षण का महत्व। तो पोषक संरक्षण का महत्व क्या है? पोषक संरक्षण फसल उत्पादन को बढ़ाता है। सही बात है, अगर खरपतवार, रोग, कीट से हमने रक्षा कर ली ना, तो बिल्कुल सही बात है, पोषक संरक्षण हमें जो है फसल उत्पादन बढ़ जाएगा। फसलों में रोग कीट कम लगते हैं, अरे बेनी से तो रक्षा कर रहा है, जब उन्हीं को कंट्रोल कर लिया तो कम लगेंगे। इसके बाद किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सही बात है, जब फसल को खरपतवार, कीट रोगों से बचा लिया तो किसान की तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी सुधर जाएगी, और बाजार में क्या होंगे? फसल के दाम अच्छे हमको प्राप्त होंगे, ठीक है ना। ये पोषक संरक्षण का महत्व है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए, तो खरपतवार किसे कहते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं डेफिनेशन बताना जरूरी समझता हूँ। देखिए डेफिनेशन समझाऊंगा पहले। खरपतवार वे अवांछित पौधे होते हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उग आते हैं, जिनके कारण किसान को लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है, उसे खरपतवार कहते हैं। आपने देखा हो कि आपके खेत में बिना बोए कुछ चारा उग आता है, वही खरपतवार है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अनवांछित का मतलब होता है फालतू जो पौधे उग आते हैं वो, ठीक है ना। अगर ये समझ में आ गया हो तो आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे, देख लीजिए आप। देखिए खरपतवार से रिलेटेड ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ध्यान रखें। खरपतवारों की विशेषताएं याद रखना कि खरपतवारों की जड़ें भूमि में अधिक गहराई तक पाई जाती हैं। जी हाँ, पहली विशेषता तो ये है कि खरपतवारों की जो जड़ें होती हैं भूमि में वो अधिक गहराई तक पाई जाती हैं। दूसरा है बच्चों, खरपतवार जो होते हैं प्रतिकूल मौसम में भी वृद्धि करते रहते हैं। प्रतिकूल मौसम चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, तो उनको कैसा भी मौसम हो वो अपनी वृद्धि करते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है कि खरपतवारों के बीजों में अंकुरण क्षमता बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। जी हाँ बच्चों, खरपतवारों के बीजों के अंकुरण क्षमता बहुत अधिक समय तक बनी रहती है। यदि इनको हम लोग
कई सालों तक रख देना तो भी इनके बीजों में क्या हो जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है। तो ये खरपतवारों की विशेषता। अच्छा, खरपतवारों से लाभ क्या है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरपतवारों का प्रयोग सब्जी के रूप में करते हैं, सही बात है, बथुआ और चौलाई से सब्जी बनाते हैं। खरपतवार हरी खाद का भी प्रयोग कार्य करते हैं। जी हाँ, खरपतवार अगर हो गया है उनको खेत में ही जोत दें, हरी खाद क्या होता है अभी समझा चुका हूँ मैं आपको, है ना। तो ये खाद का रूप भी ले लेंगे, तो ये भी दूसरा लाभ हो गया। तीसरा, खरपतवार पशुओं के लिए चारे का काम भी करते हैं, सही बात है, इनका पशु जो होते हैं खाने के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो ये खरपतवारों के लाभ। खरपतवार भूमि को कटाव में भी रोकते हैं। जी, बरसात होती है तो मिट्टी को ये पकड़े रहते हैं और मिट्टी को बहने नहीं रोक देते हैं, है ना। तो भूमि कटाव की जो संभावना है उसको भी कम कर देते हैं। तो खरपतवारों के लाभ बहुत महत्वपूर्ण। इसके बाद खरपतवारों की हानियाँ भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, खरपतवारों की हानियाँ भी क्वेश्चन बन सकता है। खरपतवार भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देते हैं। सही बात है कि भूमि से पोषक तत्वों को खींच लेते हैं तो उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। और खरपतवार भूमि की कीमत कम कर देते हैं। जी हाँ, जैसे एक गाजर घास होता है, गाजर घास अभी खेत में अगर हो गया ना, उसको मिटाना बहुत मुश्किल होता है, तो उसकी कीमत भी कम हो गई, लोग उसको खरीदेंगे नहीं उस भूमि को, तो उसकी रेट भी कम हो जाती है। खरपतवार मनुष्य एवं पशुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे खरपतवार होते हैं, अगर हम लोगों को एलर्जी उत्पन्न कर देता है जैसे ये गाजर घास, और पशुओं में पशु अगर उसको खा लेता है तो पशु को दस्त लग गया, बीमार हो जाता है। तो कुल मिलाकर खरपतवार से नुकसान हुआ। खरपतवार फसलों की उपज को भी कम कर देंगे, सही बात है, जब पोषक तत्व भी खींच लेंगे तो यील्ड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये आपकी खरपतवारों की क्या होती हैं, हानियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। देखिए बच्चों, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले। वो अच्छी प्रकार से अगर मेरी बातों को आप लोग याद रखोगे तो कभी भी ये 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जा रहा है, फसलों की खेती फर्स्ट से, कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखिए, इस चैप्टर में 4 फसलें हैं, 4 फसलों के नाम बता देता हूँ मैं आपको। धान, मूंग, सोयाबीन और अरहर, 4 फसलें, और चारों फसलें खरीफ ऋतु की हैं। और सभी में आपके चारों फसलों में ये जितने पॉइंट जो लिख रहे हैं ना, ये सभी पॉइंट होंगे, समझ रहे हैं ना। देखिए, अगर मेरी बात आपने सुन ली, समझ ली ना, तो 5 नंबर आपके कभी बाहर नहीं जाएंगे, 5 नंबर आप बिल्कुल सही करके आओगे। मैं आपको सिर्फ एक फसल बता रहा हूँ, मूंग की, और मूंग की या धान की बता देता हूँ, जो भी आप चाहो मैं बता दूंगा। अगर आप इनमें से एक भी फसल क्लियर कर लेते हो ना, 2 बता दूंगा, चलो धान मूंग दोनों बता दूंगा। मूंग इसलिए बताऊंगा क्योंकि मूंग अगर आपने पढ़ ली तो कभी भी अरहर की फसल गलत नहीं होगी, कभी भी सोयाबीन की अगर पूछ ले तो गलत नहीं होगी। मतलब एक फसल पढ़ने से आपकी 3 फसल क्लियर हो रही हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, एक जैसी होती हैं, इसलिए कभी गलत ये फसलें होती ही नहीं हैं। ठीक है ना। तो इसको आप लोग 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये जो 12 पॉइंट 13 पॉइंट लिखे हुए हैं ना, इनको आप क्लियर कर लीजिए। और आपने कुछ चीज़ें अलग होती हैं, जैसे बॉटनी करने में तो अलग होते हैं, तो उनको अपन को याद करना पड़ेगा, है ना। जैसे आपका मूंग का है तो मूंग का क्या होता है, धान का अलग होता है, सोयाबीन का अलग होता है, और आपका अरहर का अलग होता है। तो बॉटनी करने ये तो आपके सब अलग ही होते हैं, है ना। तो ये याद रख लेना। बाकी जैसे देखिए मैं आपको बताऊं, उत्पत्ति स्थान अलग हो सकते हैं, जलवायु एक ही होती है, भूमि की तैयारी एक ही है, उन्नतशील जातियां सबकी अलग हैं, खाद उर्वरक लगभग एक ही मिलेगा, बीज दर थोड़ी थोड़ी अलग मिल जाएगी, बुआई का समय एक ही रहेगा क्योंकि बीज उपचार लगभग सेम रहेगा, सिंचाई सेम रहेगी, कीट एवं रोग 3 फसलों में तो सेम ही रहेंगे। किस किस में, अरहर, मूंग और सोयाबीन में, क्योंकि तीनों आपकी खरीफ ऋतु की फसल हैं और तीनों दलहनी फसल हैं, है ना। उपज थोड़ी अलग अलग मिलेगी आपको, आर्थिक महत्व सबका अलग अलग होगा। ठीक है ना, कुछ चीज़ें सेम है जो मैंने बताई हैं वो सेम रहेंगी, बाकी आपकी एक ही। तो इनको आप लोग देख लीजिए। मूंग को देखिए पहले, वानस्पतिक नाम है विग्ना रेडिएटा, कुल है लेग्यूमिनेसी, उपकुल है पेप्लिनेसी, और उत्पत्ति स्थान है आपका भारत। ठीक है ना, ये आपका मूंग की बता रहा हूँ। देखिए, भूमि और भूमि की तैयारी पढ़ लीजिए, सेम रहेगी, अगर पूछ ले तो गलत नहीं होना चाहिए। मूंग के लिए वैसे तो सभी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छे जीवांश वाली पदार्थ वाली चिकनी दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान इतना हो, वह सर्वोत्तम मानी जाती है। ये जो 3 लाइनें हैं, ये किसी भी फसल की भूमि पूछ ले, चाहे धान की, चाहे सोयाबीन की, अरहर की, सेम टू सेम आपको लिखना होगा। ठीक है। भूमि की तैयारी, तो 1 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2-3 जुताई देसी हल से करके भुरभुरा बनाकर पाटा लगाकर समतल बनाना। तो भूमि की तैयारी बिल्कुल, चाहे धान में, मूंग में, अरहर, सोयाबीन में, चारों में से किसी की पूछ ले सेम टू सेम लिखना है। ठीक है। इसके बाद जलवायु, तो जलवायु भी बिल्कुल सेम। मूंग खरीफ ऋतु की फसल, देखो मूंग हो चाहे धान चाहे सोयाबीन चाहे, सभी खरीफ ऋतु की फसल हैं, तो ये लाइन भी सिंपल है आपकी।
तो इसके लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। जहाँ पर 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा हो वहाँ पर हम लोग किसी भी फसल को इन चारों में से किसी को आ सकते हैं। तो आपने देखा कि जो कॉमन चीज़ें हैं वो कॉमन याद रखें आप लोग। इसके बाद जातियाँ सबकी अलग अलग होती हैं, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आप कॉपी में लिख लीजिए कि ये चीज़ अलग अलग होती है तो अलग अलग हमको याद करना है। तो देखिए उन्नतशील जातियाँ, जैसे मैं इसकी बात करूँ, मोहिनी, कोपरगांव, कृष्णा, 11, पूसा, बैसाखी, जवाहर 45, पंतमूंग 1, पंतमूंग 2, ये आपकी क्या होती हैं, इसकी जातियाँ होती हैं, किसकी, मूंग की। अब बाकी सोयाबीन की और आपकी अरहर की और धान की, ये आप लोग याद कर लीजिए, लिख लीजिए ना कॉपी में आप लोग के, हमें याद करना है तो उनको देख लेना, एक बार काम हो जाएगा आप अगर पूछ लें तो, है ना। चलिए, खाद एवं उर्वरक, धान के लिए 200 कुंटल गोबर की खाद बुवाई से 1 महीने खेत में डाल दें। 20 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। जिसमें देते कैसे हैं, नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा बुवाई के समय, और शेष नाइट्रोजन की मात्रा 2 से 3 बार में छिड़क कर देना चाहिए। ये जो तरीका है ना खाद एवं उर्वरक का, सेम टू सेम है, सिर्फ धान को छोड़कर। धान में थोड़ा अंतर कर देना है। यदि आपका सोयाबीन में, अरहर में और इस मूंग में पूछ ले तो आपको यही तरीका लिखना है। मेरी बातों को सुनते जाना आप लोग, बहुत काम की बात बता रहा हूँ आपको। कभी भी 5 नंबर का प्रश्न गलत नहीं होगा आपका। सोयाबीन, अरहर और आपका क्या, ये मूंग, इन तीनों में एक है। सिर्फ धान में अलग क्या है वो भी बता देता हूँ आपको। ये जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस और पोटास की मात्रा, ये जो है ना, इनकी मात्रा ज़्यादा प्रयोग करते हैं। कितना कितना करते हैं, जिसमें आपको देख लेना आप लोग, अपनी किताब वगैरह आपके पास कुछ हो तो, नहीं मेरी वीडियो देख लेना, आप कुछ मत देखना। वीडियो जो है ना प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, धान की फसल वहाँ पे पढ़ाई है मैंने, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो बीज दर की बात मैं अगर करूँ तो बीज दर, मूंग की बीज दर की बात करूँ तो बीज दर खरीफ ऋतु में 12 से 15 किलोग्राम और जायद में 15 से 20 किलोग्राम। और देखो अरहर में भी आपकी 12 से 15 किलोग्राम बीज दर होती है, ये ध्यान रखना। और जो सोयाबीन में होती है वो जरूर ज़्यादा होती है, 60 से 80 किलोग्राम, वो उसको याद रख लेना अगर पूछ ले तो। ठीक है ना, खरीफ ऋतु में ही उगाते हैं, ठीक है ना इनको। बाकी एक चीज़ मैं बताऊँगा आपको, जायद में सिर्फ मूंग को उगाते हैं, तो जायद की बता रहा हूँ आपको, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। बुवाई का समय 15 जून से 15 जुलाई सभी का होता है, चाहे वह धान हो, चाहे मूंग हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे आपका अरहर हो। तो ये तो कॉमन चीज़ है, इसलिए मैं बताता जा रहा हूँ आपको। बीज उपचार बिल्कुल सेम टू सेम लिखना, किस किस में, सिर्फ धान को छोड़कर, अरहर में भी, है ना, सोयाबीन में भी, और ये मूंग तो अपन पढ़ ही रहे हैं। मूंग के बीजों को उपचार करने के लिए कैप्टान थायरामे फफूंदनाशी दवा का प्रयोग करना चाहिए, और बीजों को उपचार करने के लिए 2 से 3 ग्राम दवा किलोग्राम प्रति हिसाब से करते हैं, और राइजोबियम कल्चर से इसको उपचारित करना चाहिए। ठीक है ना, चलिए सिंचाई, सिंचाई बिल्कुल सेम सभी में सेम, सिर्फ धान में ज़्यादा पानी यूज करते हैं, इतना ध्यान रखें। मूंग की फसल खरीफ ऋतु की फसल है, इसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लंबा सूखा पड़ने पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर देना चाहिए। ठीक है ना। कीट सभी में एक ही रहेंगे, फली छेदक, दीमक, सफ़ेद मक्खी, कंबल कीट। ये किस किस फसल में, सिर्फ धान को छोड़ देना एक कीट में आपको, ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों आपकी दाल वाली या दलहनी फसल है। कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बार बार कह रहा हूँ आपसे। नियंत्रण हमेशा बिल्कुल सेम, इंडोसल्फान या DDTBSC, ये 3-4 दवाओं को रट लीजिए और कुछ नहीं करना है आपको। और मात्रा इतनी लेना है, 800 से 1000 लीटर पानी में घुलना है और प्रति हेक्टेयर के सब छिड़काव कर देना। ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखें। रोग बिल्कुल सेम होंगे तीनों फसलों में। रोग, पीला मोजिक रोग है तो पीला मोजिक सोयाबीन में भी लगता है, मूंग में भी लगता है, अरहर में भी लगता है, धान में नहीं लगता है। धान का अलग से देख लेना आप लोग बस। कभी भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा बच्चों, कभी भी। देखिए, यह रोग मूंग में वायरस के कारण लगता है, मूंग हो चाहे उड़द हो, सभी में आपका वायरस के कारण ही लगता है, जिससे पौधों में फूल एवं फलियाँ नहीं बनती हैं। इस रोग फैलाने का कार्य सफ़ेद मक्खी करती है। और नियंत्रण कैसे करेंगे, रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण करना चाहिए, रोग प्रतिरोधी जातियाँ बोना चाहिए, है ना। दूसरा रोग पौधगलन, पौधगलन भी तीनों फसलों में लगता है, सोयाबीन, अरहर, मूंग में। ठीक है ना, ये तरीका मैं आपको बता रहा था, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। आर्थिक महत्व और देख लीजिए, आर्थिक महत्व का मतलब बता देता हूँ आपको। देखो, आर्थिक महत्व किसी भी फसल का पूछे चारों में से तो लिखने का तरीका याद रखना। आर्थिक महत्व का मतलब होता है कि जैसे ये फसल है वो क्या काम आ रही है। अब मूंग का तो सब लोग जानते हैं, यहाँ पे बता देता हूँ कि ये दलहनी फसल है, इसकी दाल का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। तो अरहर में भी ये चीज़ लिख सकते हो, एक लाइन तो ये लिख सकते हो।
मूंग का भूसा पशुओं को खिलाया जाता है, तो अरहर का भूसा भी खिलाया जाता है, सोयाबीन का भूसा भी खिलाया जाता है। इसकी जड़ों में राइजोम जीवाणु पाया जाता है। तो भैया सोयाबीन में भी पाया जाता है, अरहर में भी पाया जाता है और मूंग में भी पाया जाता है। और यह वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिति करती है, तो ये तीनों ही करती हैं। अब सिर्फ आपका सोयाबीन में एक लाइन अलग से लिख देना कि इससे तेल की भी प्राप्ति होती है। इसकी दाल नहीं खाते हैं, इससे तेल की प्राप्ति होती है और रिफाइंड बनता है, आपको मालूम होगा। तो बच्चों एक चीज़ आपने गौर की, एक फसल से आपकी चारों फसल मैंने बता दी। किसी की भी फसल अगर आ जाए तो एग्जाम में सही करना, बॉटनिकल नेम जरूर याद कर लेना। चारों के अलग अलग होते हैं इसलिए, बाकी मैंने सब चीज़ लगभग लगभग कॉमन होती हैं। और आपने देखा वो जो चीज़ कॉमन नहीं होती है उसको आप लोग अपनी किताब से या कहीं से देख लेना। इतना मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है आपका, देखिए लैंगिक प्रसारण, ये 4 नंबर का चैप्टर है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको इसको अच्छी तरीके से समझें। लैंगिक प्रसारण किसे कहते हैं? लैंगिक प्रसारण किसे कहते हैं? तो पौधों की वंश वृद्धि के लिए, मतलब दूसरा पौधा तैयार करने के लिए उसके बीज का उपयोग करके नया पौधा तैयार करना ही लैंगिक प्रसारण है। वैसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे नहीं पूछे, मैं आपको क्लियर इसलिए कर रहा हूँ कि इससे समझ में आ जाए कि लैंगिक प्रसारण एक्चुअल में होता क्या है। तो कुल मिलाकर दूसरा पौधा तैयार करने के लिए हम लोग बीज से अगर दूसरा पौधा तैयार करते हैं ना, तो उसे लैंगिक प्रसारण कहते हैं। इसके गुण या लाभ क्या हैं वो समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही। तो लैंगिक प्रसारण विधि द्वारा पौधों वृक्षों का आकार बड़ा होता है। इस विधि से द्वारा तैयार पौधों में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इस विधि से नई जातियों का विकास किया जा सकता है। अगर बीज द्वारा हम लोग पौधा तैयार करते हैं ना, तो उससे हमें ये लाभ होते हैं कि वृक्षों का आकार बड़ा होगा, पहली बात, प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी उनमें रोगों से और कीटों से लड़ने की, नई जाति तैयार कर सकते हैं, और वृक्षों का जीवन काल अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक बड़ा होता है, ठीक है। चलिए, लैंगिक प्रसारण एवं अलैंगिक प्रसारण में अंतर देखिए। इस विधि से तैयार पौधों का जीवन काल अधिक होता है और इस विधि से तैयार वृक्षों का जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है। इस विधि से तैयार पौधों में फल देर से आते हैं। और देखो अलैंगिक प्रसारण क्या होता है, ये मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि पौधे के बीज के अतिरिक्त किसी भी भाग से अगर नया पौधा तैयार करते हैं तो उसे अलैंगिक प्रसारण या वानस्पतिक प्रसारण भी कहते हैं। जैसे हम कलम से पौधा तैयार कर लें, जड़ से दूसरा पौधा तैयार कर लें, है ना, तो इसको हम लोग अलैंगिक प्रसारण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें फलन शीघ्र होता है क्योंकि पहले से ही पौधा उगा हुआ था, उसमें से कलम लगाइए तो बिल्कुल फल जल्दी आ जाएंगे। तीसरा है, इस विधि से नई जातियाँ का विकास किया जा सकता है, लेकिन इस विधि से नई जाति नहीं तैयार कर सकते, मेरी प्रकार से याद रखना। एक और पॉइंट आप लोग याद रख लेना, इसमें नहीं दे रखा है, मैं बता देना चाहता हूँ क्योंकि 4 नंबर पूछ जाएगा, तो चौथा भी याद रखें। चौथा याद रखना कि इस विधि से तैयार पौधों को हम लोग किचन गार्डन में नहीं लगा सकते। क्यों? किचन गार्डन क्या होता है जानते हो? घर के पीछे जो जगह खाली होती है वहाँ पे पेड़ लगाते हैं, सब्जियाँ लगाते हैं, तो किचन गार्डन होता है। तो वहाँ पर अगर हम बीज द्वारा पौधा लगाएं तो नहीं लगाया जा सकता। क्यों? क्योंकि किचन गार्डन छोटा होता है और पेड़ का आकार बड़ा हो बनेगा बीज के द्वारा, तो वहाँ नहीं पे लगा सकते। लेकिन इस विधि द्वारा हम लोग किचन गार्डन में जो है पौधा लगा सकते हैं, क्योंकि कलम द्वारा या ग्राफ्टिंग, मैन्यूर ग्राफ्टिंग किसी के द्वारा पौधा लगाते हैं तो हम लोग लगा सकते हैं क्योंकि साइज छोटा होगा पौधे का, ठीक है ना। तो ये विशेष याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कलम या कर्तन या दाब कलम में अंतर लिखिए। तो देखिए बच्चों, इस विधि में जड़ें निकलने से पहले ही तने को काटकर अलग कर दिया जाता है, और जबकि इस विधि में क्या होता है कि जड़ें निकलने से बाद उस भाग को मात्र पौधे से अलग किया जाता है। अब बच्चों आपको समझ में बहुत कम आ रहा हो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो इसको अच्छी प्रकार से समझने के लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के वहाँ पर जाकर इस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से, इस चैप्टर को अच्छी प्रकार से समझें, तो वहाँ पर आप लोग इसको अच्छी प्रकार से समझ में आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे समझाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, वैसे भी बहुत समय होता जा रहा है, समय ज़्यादा लग रहा है इस वीडियो बनाने में। इसमें पौधा तैयार करने में कम समय लगता है, इसमें अपेक्षाकृत समय अधिक लगता है। इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधे कमज़ोर होते हैं और इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधे क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलम लगाते समय कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये भी है। कलम की मोटाई पेंसिल के बराबर मोटी होना चाहिए। जिस शाखा से कलम बनाई गई हो वह रोग एवं कीटों का प्रकोप मुक्त होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार के रोग कीट नहीं होना चाहिए।
प्रत्येक कलम में कम से कम 5 से 6 कलिकाएँ होना चाहिए। कितनी कलिकाएँ होना चाहिए? प्रत्येक जो भी कलम आप ले रहे हैं उसमें कम से कम 5 6 कली हों, जिससे नई ब्रांच निकल सकें। और कलम की निचली काट सीधी तथा ऊपरी काट कैसी होना चाहिए? तिरछी होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? तिरछी होना चाहिए। ठीक है, तो एक कलम लगाते समय ये सावधानी रखनी है। इसके बाद इनार्चिंग ग्राफ्टिंग में अंतर, जो कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें 3 अंतर हो गए आपके, अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर आपका। इसके बाद कौन सा था? कलम और दाब कलम में अंतर, और इसके बाद इनार्चिंग ग्राफ्टिंग में अंतर। मैं तो ये कहूँगा ये अंतर में से एक अंतर आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है ना। फिर भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी और बता दिए हैं, इसलिए याद रखना। लैंगिक अलैंगिक के दोष एवं गुण भी थोड़ा याद रख लेना, क्योंकि अगर वहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन जो है आप लोग कभी गलत करके नहीं आओगे, यदि आपने अंतर पढ़ लिया है तो। ठीक है, इसको देखिए आप लोग। इनार्चिंग ग्राफ्टिंग में अंतर क्या होता है? इनार्चिंग, इसमें क्या करते हैं कि जो मूल वृंत होता है उसको शाखा के पास ले जाते हैं। तो आप सोच रहे हो मूल वृंत क्या होता है? भैया इस चैप्टर को समझने के लिए मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि इसका पर्सनल वीडियो देखें। देखो अगर समझना है तो, अगर समझ में नहीं आता है तो फिर रटना पड़ेगा, और रटना है तो आप रटते जाइए, मैं बता ही जा रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, है ना। तो इस चीज़ को समझने का अभी समय नहीं है, समय बहुत कम बच रहा है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और समझना है आपको तो वीडियो का मैं आपको लिए आप लोग वहाँ देख सकते हैं। वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए आप लोग, चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको पूरे वीडियो बिल्कुल समझाएं एक एक से, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। इसमें शाखा को मूल वृंत के पास ले जाते हैं। मूल वृंत मतलब जो जड़ का भाग होता है उसको। इस विधि में शाखा को रोपण करते समय पैतृक पौधे, मतलब जिस पौधे से अलग नहीं किया जाता, मतलब जिस पौधे से हम लोग लेते हैं शाखा उससे अलग नहीं करते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि शाखा को जो पैतृक, पैतृक मतलब पिता कह सकते हैं, जो माता कह सकते हैं, उस पौधे से अलग कर दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं? ग्राफ्टिंग की तुलना में सफलता अधिक मिलती है, जबकि तुलनात्मक रूप से सफलता इसमें क्या होती है? कम मिलती है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, ये आपके फसल फसल जो सेकंड है ना, उसके कुछ क्वेश्चन रह गए तो उसको मैं लेके आया हूँ। देखिए आप लोग, गन्ने के कोई 2 हानिकारक कीटों के नाम लिखिए। तो जैसे इसमें 2 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखें। पायरेला है, यह गन्ने की फसल का प्रमुख कीट है जो पत्तियों का रस चूसता है तथा पत्तियों पर एक मीठा पदार्थ छोड़ देता है जिससे फफूंद लग जाती है। पायरेला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। दूसरा है तना छेदक, तो यह गन्ने की सुंडी भी कहते हैं जो तने को भेद देती है। तो ये आपके गन्ने के प्रमुख कीट हैं। और अगर नियंत्रण पूछे ना, नियंत्रण एक कॉमन बता रहा हूँ, किसी भी कीट का अगर नियंत्रण पूछे ना तो आपको नियंत्रण में क्या लिखना होगा? जैसे इंडोसल्फान 35 cc, आप तो दवा को रट लो, इंडोसल्फान 35 cc 1 से 1.5 लीटर मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर से छिड़काव करना चाहिए। आप लोग नियंत्रण कर लो, कोई भी कीट किसी भी फसल में लग जाए तो। ठीक है, चने के 2 हानिकारक कीटों के नाम लिखिए। तो चने का आपका कौन कौन सा है देख लीजिए आप लोग। चने का कुतरा, यह चने का प्रमुख कीट है जो चने को ऊपर से कलियां काट देता, ऊपर से कट कर देता, कट बॉम्ब बोलते हैं इसको। और फली भेदक जो है, इसे चने की इल्ली कहते हैं, जो चने की फसल में छेद करके उसके दाने को खा जाती है। ठीक है ना। नियंत्रण वही का वही, सेम टू सेम, इंडोसल्फान 35 cc 1 से 1.5 लीटर मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर से छिड़काव करना चाहिए, नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, नियंत्रण जो है मैंने लिखा है नहीं लेकिन बता दिया है, वो याद रखें। कीट पूछें तो आप लोग कीटों का जवाब दे सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, गन्ने के प्रमुख 2 रोगों के नाम। तो जैसे लाल सड़न और उकटा, तो यह गन्ने की फसल का प्रमुख रोग है जो कवक द्वारा फैलता है। और उकटा है रोग भी गन्ने में कवक से फैलता है। नियंत्रण कैसे करेंगे? गन्ने गन्ने के टुकड़ों को बोने से पहले बीज उपचार एरिटान और एगलाल, विशेष याद रखना दोनों दवाओं के नाम, एरिटान और एगलाल से कर लेना चाहिए। और रोग प्रतिरोधी जातियां बोना चाहिए, जिनमें वो रोग नहीं लगता हो, लाल सड़न रुकटा, उन जातियों को बोना चाहिए। तो ये गन्ने के प्रमुख रोग हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं गन्ने की पेड़ी क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गन्ने की पेड़ी से रिलेटेड। देखो गन्ने की पेड़ी क्या होती है कि गन्ने की बोई गई जो भी फसल है उसको काट लिया हमने, और काटने के बाद गन्ने की जड़, अब डंठल रह गए ना, गन्ने जड़ी रह गई, डंठल तो बिल्कुल हटा दिया जाता है। तो जड़ों से नए पौधे तैयार होते हैं और उसी को हम लोग गन्ने की पेड़ी कहते हैं। ठीक है ना। दूसरी फसल बोना नहीं है, उसी डंठल में से दूसरा पौधा तैयार हो जाएगा, उसे हम लोग गन्ने की पेड़ी, इंग्लिश में रैटून कहते हैं, ध्यान रखना। कई बार लिखा जाता है रैटून कैसे कहते हैं, ध्यान रखना। उसके 2 लाभ और 2 हानि। देखो क्वेश्चन विशेष बनेगा, अगर गन्ने की लाभ पूछ लें हानि पूछ लें आप लोग जवाब दे देंगे। देखिए कैसे,
पहली बात तो कि लाभ देखिए आप लोग, पेड़ी की फसल के लिए खेत की तैयारी, बीज की बुवाई आदि क्रिया नहीं करनी पड़ती। पहला लाभ तो ये हुआ, ना तो खेत की तैयारी करनी पड़ेगी, ना बीज बोना पड़ेगा, ना ही उसकी बुवाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। उत्पादन व्यय कम होता है, सही बात है, जो खर्चा आता है वो बिल्कुल कम आएगा। फसल शीघ्र तैयार हो जाती है, जी हाँ, फसल क्या होगी, शीघ्र जल्दी से तैयार हो जाएगी, खर्चा भी कम होगा, सही बात है। तो ये गन्ने की पेड़ी के लाभ है। अगर गन्ने की पेड़ी की हानि पूछें तो कैसे लिखोगे, हानि पूछें तो लिखना फसल में कीट एवं रोगों का प्रकोप बढ़ जाने की संभावना रहती है, पेड़ी की फसल से उपज कम प्राप्त होती है, गन्ने में चीनी की मात्रा कम होती है। तो ये सब चीज़ें आप लोग गन्ने की पेड़ी की हानियों में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, गन्ना एवं चने का बोटनिकल नेम कुल याद रखना आप लोग बच्चों। गन्ने का वनस्पतिक नाम सेकेरम ऑफिशिनेरम होता है, कुल है ग्रेमनी या पोएसी, और चने का वानस्पतिक नाम है साइसर इरेटिनम, और कुल है लेग्यूमिनेसी और उपकुल है पेप्लियोनेसी, ठीक है ना। ये गन्ने का बोटनिकल नेम और कुल आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है बच्चों, आपको हरियाली का महत्व लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हरियाली का महत्व। तो हरियाली का महत्व है आपका, सबसे पहले है हरियाली मन भावन लगती है, इसमें बैठने से थकान दूर है। अच्छा, हरियाली जानते तो हो, गार्डन में जो लॉन लगी रहती है उसे हरियाली कहते हैं। तो लॉन में बैठने से मन भावन लगती है वो, और इसमें बैठने से हमारी जो थकान होती है वो दूर हो जाती है। दूसरा लाभ है, हरियाली से अलंकृत बागवानी की शोभा बढ़ जाती है, मतलब जो गार्डन होता है उसकी क्या बढ़ जाती है, शोभा बढ़ जाती है। हरियाली में आनंद का अनुभव होता है, बहुत अच्छा अनुभव होता है हरियाली में बैठने से। और सुबह शाम हरियाली में घूमना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। तो ये हरियाली का महत्व होता है बच्चों। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर है बच्चों, हरियाली की विशेषताएं। हरियाली की क्या विशेषताएं होती हैं समझिए। सबसे पहला तो ये है कि बच्चों, हरियाली अत्यंत सुंदर लगती हो तथा गद्दे का रूप धारण की हो। पहला गुण तो ये है। नंगे पैर हरियाली पर चलने पर उसमें चुभन नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर हम नंगे पैर चलें तो पैरों में वो चुभना नहीं चाहिए, मतलब वो मुलायम होना चाहिए। हरियाली में खरपतवार नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का और पौधे नहीं होना चाहिए, फालतू का चारा नहीं होना चाहिए। चौथा है, हरियाली के अंदर खाली स्थान भी नहीं होना चाहिए। खाली स्थान मतलब खाली जगह भी वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो अच्छी हरियाली की विशेषताएं या आदर्श हरियाली की विशेषताएं या गुण पूछे तो आपको इसी प्रकार से आंसर उसका देना होगा। गुण विशेषताएं एक ही होती हैं, आप जानते होंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद है हरियाली हेतु उपयोगी अच्छी घास की विशेषताएं लिखिए। मतलब लॉन लगाने के लिए जिस घास का प्रयोग कर रहे हैं ना, उस घास में कौन कौन सी विशेषताएं होना चाहिए। तो घास अति व अति शीघ्र फैलने वाली हो, घास पूरे साल हरी रहने वाली होना चाहिए, घास देखने में सुंदर हो, घास चुभने वाली ना हो, घास में किसी प्रकार की दुर्गंध ना हो। तो इस प्रकार की घास की जो विशेषता होना चाहिए। हरियाली हेतु स्थान का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, हरियाली रोपने के लिए स्थान पूर्णतः खुला होना चाहिए, वहाँ पर धूप पूरे दिन होना चाहिए। हरियाली वाले स्थान पर छायादार वृक्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि छायादार यदि वृक्ष होते हैं तो वो अच्छी प्रकार से ग्रोथ नहीं करती हरियाली। हरियाली के लिए बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। कौन सी मिट्टी? बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। और भूमि अधिक ना तो क्षारीय और ना ही अधिक अम्लीय होना चाहिए। तो अच्छी हरियाली का चुनाव कर हरियाली हेतु स्थान का चुनाव करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक है बच्चों। ये अंतर पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हरियाली लगाने का एक डिबलिंग मेथड होता है और दूसरा टर्फिंग मेथड। डिबलिंग और टर्फिंग विधि जो दोनों होती हैं, ये अंतर पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि डिबलिंग विधि में घास के तनों को जड़ सहित समान दूरी पर रोपा जाता है, जबकि टर्फिंग विधि में लॉन की ऊपरी मिट्टी को घास सहित निकालकर दूसरी जगह रोपा जाता है। डिबलिंग विधि में पौधे से पौधे की दूरी लगभग 3 × 3 इंच रखते हैं, जबकि टर्फिंग विधि में घास लगी पट्टी लगभग 1 फीट लंबी एवं 1 फीट चौड़ी रखते हैं। तो ये अंतर जरूर थोड़ा देख लेना क्योंकि ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चों, अंगूर एवं पपीता का वानस्पतिक नाम एवं कुल लिखिए। अंगूर का बॉटनिकल नेम होता है बायटिस विनिफेरा और कुल होता है बायटेसी। पपीता का होता है कैरी का पपाया और कुल होता है कैरिकेसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, पपेन किसे कहते हैं। पपेन क्या होता है देखिए बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पपीता के कच्चे फलों में चाकू की सहायता से चीरा लगाकर सफ़ेद दूध प्राप्त होता है।
उसे सुखाकर जो पदार्थ बनता है ना उसे पपेन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है पपेन के लाभ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए, आईएमपी ये तो आएगा ही, ये समझ लीजिए आप लोग। इसका उपयोग चमड़ा पकाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग चमड़ा पकाने के लिए किया जाता है पपेन का। इसका उपयोग चॉकलेट बनाने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग मांस को गलाने या मुलायम करने के लिए आपका पपेन का उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग फेस क्रीम, जो चेहरे की क्रीमें आती है ना, उनको बनाने के लिए भी पपेन का उपयोग किया जाता है। तो पपेन का उपयोग पूछे, लाभ या महत्व पूछे, आपको इसी प्रकार से आंसर देना। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहूँगा 100% क्वेश्चन अब एग्जाम में वो बनेगा। ठीक है। इसके बाद है अंगूर की काट छांट की विधियों के नाम। तो अंगूर की काट छांट की विधियाँ निफिन विधि है, एक सहारे पर साधने की विधि, हेड प्रणाली, ट्रेलिंग एंड कार्डन प्रणाली और पांडार प्रणाली। अंगूर की काट छांट की विधि, देखो 2 नंबर में क्वेश्चन बनेगा, तो इसी प्रकार का प्रश्न आपको लिखकर आना है। अंगूर के 2 रोग एवं 2 कीट। तो अंगूर के रोग आपके कीट हैं आपके थ्रिप्स, जैसिड और कॉकचेपर बीटल। नियंत्रण आप लोग कर ही सकते हो, मैं आपको दवाइयों के नाम बता चुका हूँ। इंडोसल्फान, मेलाथियान, डीडीटी, वीएचसी, बहुत सारी दवा होती हैं, हेप्टाक्लोर। तो इन दवाओं की मात्रा लेकर के 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। अंगूर के रोग याद रखें, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू दोनों अंगूर के महत्वपूर्ण रोग हैं, और रोगों को नियंत्रण करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी दवा है तो डायथेन M45 और डायथेन Z78, इन दवाओं का नाम याद रख सकते हैं। बाकी अगर ये फलों की रोग हैं तो फलों के रोग में हम लोग बोडो मिश्रण का भी उपयोग करते हैं। 5:5:50 ये बोडो मिश्रण है, इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। मेरी बातों को बिल्कुल याद रखें और लिख लेना आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन यदि बने तो गलत नहीं होना चाहिए। पपीता की जातियाँ और बीज दर देख लो। पपीता की जातियाँ पूसा, ड्वार्फ, CO1, CO2, वॉशिंगटन, पंतेक, ये आपकी पपीता की जातियाँ हैं। बीज दर लगभग 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है पपीता की, और प्रसारण आपका बीज द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। चलिए बढ़ेंगे आगे। बच्चों, आम का एकांतन फलन क्या है? ये चैप्टर 5 नंबर का है, जिसमें 2 नंबर का एक प्रश्न और 3 नंबर का प्रश्न एक, यानी 4 प्रश्न आपके इससे बनेंगे अथवा साहित्य। तो आप लोग इसको अच्छी प्रकार से समझेंगे। एकांतन फलन से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। एकांतन फलन क्या है कि आम में एक वर्ष फल आना तथा दूसरे वर्ष फल कम आना या बिल्कुल ना आना, इसी की आम का एकांतन फलन कहते हैं। अपन देखते हैं कि आम में एक साल फल आते हैं तथा दूसरे वर्ष फल बिल्कुल नहीं आते या कम आते हैं, उसको आम का एकांतन फलन कहते हैं। एकांतन फलन के कारण, तो बच्चों कारण है C:N का बिगड़ जाना। आम में कार्बोहाइड्रेट एवं नाइट्रोजन के अनुपात बिगड़ जाने के कारण एकांतन फलन हो जाता है। मतलब एक साल फल आते हैं, दूसरे साल फल नहीं आते। इंग्लिश में इसको अल्टरनेट वेयरिंग कहते हैं। लिंग अनुपात का बिगड़ जाना, तो आम में नर एवं मादा फूलों का अनुपात लिंग अनुपात कहलाता है, और लिंग अनुपात के बिगड़ने से आम में एकांतन फलन हो जाता है। ठीक है ना, तब भी एक कंडीशन हो सकती है। तीसरा कारण है नई वृद्धि की आदत। बच्चों क्या होता है कि आम में नई वृद्धि की आदत होती है, और आम में फल पुरानी शाखाओं पर आते हैं, तब भी आपका एकांतन फलन हो सकता है। क्या होता है कि आम में देखो जो फल आएंगे वो पुरानी शाखाओं पर आएंगे, लेकिन वृद्धि उसमें हर साल नई होगी, नई शाखा निकलेंगी। तो नई शाखा अगर निकलेंगी तो उनमें जो पूरा पोषक तत्व वहाँ चले जाएंगे, तो पुरानी शाखाओं फल कैसे आएंगे कि पोषक तत्व तो उनमें खर्च हो गए ना। तो इस प्रकार से भी आम में क्या हो, एकांतन फलन हो सकता है। ठीक है, चलिए आम में एकांतन फलन की रोकथाम के उपाय लिखिए। किस प्रकार से हम लोग निवारण कर सकते हैं, वो तो थे कारण, और एकांतन फलन की रोकथाम में उपाय कैसे, देखिए। पहली बात तो C:N को संतुलन में रखना चाहिए, यानी कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का जो रेशियो है उसको सही रखना चाहिए। दूसरा तरीका है कि नियमित फल देने वाली जातियाँ लगाना चाहिए। जी हाँ, ऐसी जातियाँ बोना चाहिए जिनमें एकांतन फलन ना होता हो। तीसरा है बाग की नियमित सिंचाई करना चाहिए। जो हमारा बाग है जहाँ पर आम के पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं ना, उनकी नियमित हमको सिंचाई करना चाहिए। जड़ों की काट छाँट करना चाहिए। जी हाँ, जो जड़ होती है ना उनकी समय पर काट छाँट करना चाहिए, और 25 गाड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग एकांतरण फलन जो होता है, अल्टरनेट वेयरिंग आम में जो होता है ना, उसका कंट्रोल हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
इसके बाद है आम के 2 कीटों के नाम का नियंत्रण लिखिए। तो आम में कीट आपके जैसे मैंगो हॉपर है, आम का प्रमुख कीट है, यह फूल एवं पत्तियों का रस चूसता है। दूसरा मिलीबग है आम की कोमल टहनियों एवं फूलों से रस चूसती है। तो कीट के और भी रोग हैं आपके, और भी कीट हैं आम के, फल मक्खी, तना छेदक, दीमक, ये आपके आम के प्रमुख कीट हैं। नियंत्रण करने के लिए देखो कीटों का वही नियंत्रण है, इंडोसल्फान 35 सीसी 1 से 1.5 लीटर मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। इनका कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। अमरूद की 3 बहारों के नाम। बच्चों, अमरूद में फूल एवं फल वर्ष में 3 बार आते हैं, जो उसकी बहार कहलाती है। बहार समझ रहे हो ना। अमरूद में साल में कितनी बार फल फूल आते हैं? 3 बार आता है, और उसी को बहार कहते हैं। अमरूद में 3 बहारें होती हैं, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। अम्बे बहार जून जुलाई से सितंबर में फसल मिलती है, हमको फल मिलते हैं। मृग बहार में नवंबर से जनवरी तक फल मिलते हैं, जबकि हस्त बहार में फरवरी से अप्रैल तक हमको फसल मिल जाती है। एक बात नीचे बताऊं, उपर्युक्त तीनों बहारों में मृग बहार इस सर्वोत्तम मानी जाती है, और इसके फल जो होते हैं ना टिकाऊ एवं बड़े होते हैं, तथा इसके फल मीठे एवं स्वादिष्ट होते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग, अमरूद की तीनों बहारों को मैंने समझा दिया। अगर क्वेश्चन बने तो इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये वाला है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अमरूद की मृग बहार की फसल की अधिक पैदावार बढ़ाने के सुझाव। देखिए, मृग बहार यदि हमको बढ़ाना है तो इससे पहले आने वाली बहारों को रोकना पड़ेगा, ये ध्यान रखें आप लोग, मेन पॉइंट यही है। तो देखिए, जनवरी माह से मानसून आने तक पौधों की क्या करते रहना चाहिए? सिंचाई रोक देना चाहिए। सबसे पहला तरीका ये है, क्योंकि जिससे जो एक बहार है वो रुक जाए। कुछ स्थानों पर ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मियों में पेड़ों की जड़ों की कटाई छटाई हमको करना चाहिए। तीसरा है, मई के अंतिम सप्ताह में जब अधिकांश पौधों पर फूल आ रहे हों तब पौधों की नई कलियों की छटाई कर देना चाहिए, क्योंकि जिससे वो कलियां झड़ जाएंगी और पूरे फूल झड़ जाएंगे। तो जो बहार हमारी कोई मतलब की बहार नहीं है उसको रोकना है कुल मिला करके, क्योंकि वो इससे पहले वाली जो बहार है आपकी हस्त बहार, उसको रोक दीजिए, अम्बे बहार, जिससे मृग बहार सबसे बेस्ट ले पाएंगे। क्योंकि पूरा जो है ना, पूरा न्यूट्रिएंट्स आपको मृग बहार को मिलना चाहिए किसी भी कंडीशन में, समझ रहे हो ना। जब पूरा न्यूट्रिएंट्स, पूरा पोषक तत्व मृग बहार को मिलेंगे तो सिंपल सी बात है, उसका उत्पादन उसका बहुत अच्छी प्रकार से होगा, अधिक पैदावार मिलेगी। और मई जून में पौधों पर आए फूलों को हाथ से तोड़ देना चाहिए। ठीक है ना। तो ये तरीके होते हैं। अब आप सोच रहे हो सर ये क्या कर रहे हैं, ये यही तो तरीके हैं भैया, उन बहारों को रोकने के लिए ये सभी तरीके आपको उनको अपनाने पड़ेंगे, तब जाके ही हम लोग मृग बहार को अच्छी प्रकार से ले सकें। मतलब ये जो तरीके हैं ना, ये हस्त बहार और आपकी जो अम्बे बहार है उसको रोकने के तरीके हैं, टोटली जितने भी 4 लिख रहे हैं वो। ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट है, आम की 4 संकर जातियों के नाम लिखिए। तो आम की 4 संकर जाति, आम्रपाली है जिसको दशहरी इंटू नीलम से निकाला गया, सिंधु है जिसको रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से निकाला गया, रत्ना है इसको नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से निकाला गया, और मल्लिका को नीलम इंटू दशहरी के क्रॉस से निकाला गया। ठीक है ना। ये आपकी संकर जातियाँ चारों, याद रखना, 1-2 बार पूछिए इनको, इसलिए लिया है। आंवला की प्रमुख जातियाँ देख लेना, कृष्णा है, बनारसी है, कंचन है, चकैया, नरेंद्र आंवला 7, हाथी झूल, फ्रांसिस, ये आंवला की प्रमुख जातियाँ। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर देखो, वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है क्योंकि आज जो है धीरे धीरे मैंने समझाने की कोशिश की है, इसलिए एक चीज़ और कहना चाहूँगा। आम का, आंवला और अमरूद, इन तीनों में से किसी का अगर महत्व पूछ ले, आर्थिक महत्व, या भूमि पूछ ले, या जलवायु पूछ ले, तो आप लोग सिंपल लैंग्वेज में लिख के आना बच्चों, क्योंकि जलवायु जो होती है, तीनों पौधे आपके जो होते हैं, अब लिखना कि है आपकी उष्णकटिबंधीय जलवायु के पौधे हैं, इनके लिए तापमान इतना चाहिए, ये चाहिए, लिख के आ जाना, जलवायु हो जाएगी। भूमि वो, या भूमि की तैयारी याद रखना कि जो गड्ढा खोदते हैं ना, जैसे आम के लिए 1x1 मीटर पर आपका गड्ढा, 1x1 मीटर का गड्ढा, और 10 मीटर की दूरी उस पर डिस्टेंस रखी जाती है। आंवला में आपका 8x8 और अमरूद में 6x6। ये डिस्टेंस थोड़ा सा याद रखना जब हम लोग भूमि की तैयारी करते हैं इन फलों के लिए, तो ठीक है ना। तीसरी बात मैं आपको एक और क्लियर करना चाहूँगा, यदि इन टोटल फलों को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हो, वैसे क्वेश्चन जो मैंने बता दिए यही पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा, फिर भी मैं 1% रिस्क नहीं लेता, बच्चों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, बाकी जो भी है।
तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप लोगों को ऐसे डाउट लगता है कि सर इससे बाहर जा सकता है, तो आप लोग कहीं ना जाएं, आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जो भी फसल है उसको वहाँ से पढ़ लें, आम वाम की जो भी जिसको पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कैनिंग एवं बोटलिंग में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप लोग। देखो कैनिंग क्या होता है, इसमें प्रायः ठोस खाद्य पदार्थों को, फल सब्जियों को विशिष्ट प्रकार के डिब्बों में सुरक्षित रखा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखें। और बोतलिंग क्या होता है, इसमें प्रायः तरल पदार्थों को, लिक्विड को, जैसे दूध है, फलों के रस हैं, केचप है, सॉस है, इन सबको बोतलों में सुरक्षित रखा जाता है, उसे बोतलिंग कहते हैं। दोनों की डेफिनेशन, मतलब इसमें ठोस चीज़ें रखते हैं कैनिंग में, और इसमें लिक्विड चीज़ें रखते हैं। 2 बात समझ में आई। दूसरा है कैनिंग में खाद्य पदार्थों को वायु अवरोधी डिब्बों में रखने के बाद उसमें गर्म या ठंडा चीनी का घोल डाला जाता है, चीनी या नमक का। जबकि बोतलें में क्या करते हैं कि तरल खाद्य पदार्थों को बोतल में भरने के बाद सील करके 75 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी में बोतल को कुछ समय रखने के बाद ठंडा करते हैं। तो ये बोतलिंग और कैनिंग में अंतर है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ब्लांचिंग फार्मिंग में अंतर है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए ब्लांचिंग फार्मिंग में अंतर क्या है कि फल सब्जियों को उबलते हुए पानी में 3 से 5 मिनट तक डुबोना ही ब्लांचिंग कहलाता है। और फार्मिंग क्या होता है, सब्जियों को 2% चूने के घोल में 2-3 घंटे तक डुबोना, वो फार्मिंग कहलाता है। ब्लांचिंग से फल एवं सब्जियां मुलायम हो जाती हैं, जबकि फार्मिंग से सब्जियों में कड़कपन आ जाता है। ब्लांचिंग से फल सब्जियों का रंग निखर जाता है, जबकि फार्मिंग से सब्जियां टूटने से बच जाती हैं। तो ब्लांचिंग फार्मिंग में अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। इसके बाद सुखाना और निर्जलीकरण में तो 3 अंतर बता दूं मैं इस चैप्टर में, आपको एक अंतर 100% एग्जाम में मिल जाएगा। देखिए बच्चों, सुखाना एवं निर्जलीकरण में क्या अंतर है समझिए आप लोग। फल तथा सब्जियों को धूप में सुखाकर नमी दूर करना सुखाना कहलाता है, और निर्जलीकरण में फल तथा सब्जियों को मशीन द्वारा सुखाना निर्जलीकरण। सिंपल सी बात है, धूप में सुखा रहे हो तो सुखाना, और मशीन में सुखा रहे हो तो निर्जलीकरण। में 2 बातें और कुछ नहीं है। सुखाने के लिए अधिक स्थान चाहिए और निर्जलीकरण करने के लिए कम स्थान चाहिए। इसमें अधिक स्वच्छता नहीं रह पाती है, लेकिन निर्जलीकरण में पूर्ण स्वच्छता रखी जाती है। सही बात है, धूप में रखोगे गंदगी फैल सकती है, मशीन में तो कोई गंदगी नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद है फल सब्जी खराब होने के 2 कारण। तो फल सब्जी खराब होने के कारण बताना चाहूँगा, जीवाणु, फफूंद, एंजाइम। वैसे 3 कारण लिख दिए, मैं 2 बता रहा हूँ। जीवाणुओं के कारण फल एवं सब्जियाँ सड़ जाती हैं, फल सब्जी खराब हो जाती हैं। नमी की अधिकता के कारण फल सब्जी फफूंद लगने के कारण खराब हो जाती है। और तीसरा है एंजाइम, एंजाइम के कारण फल सब्जियों का रंग, स्वाद और सुगंध में अंतर आ जाता है। तो जीवाणु, फफूंद और एंजाइम तीनों याद रखना, ये तीनों आपके फल सब्जी खराब होने के कारण हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद फल सब्जी परिरक्षण के 2 उद्देश्य। फल सब्जी परिरक्षण के उद्देश्य देख लीजिए बच्चों, हम फल सब्जी परिरक्षण क्यों करते हैं। तो जिन स्थानों पर फल पैदा नहीं होते वहाँ फलों को विभिन्न रूपों में सुरक्षित करके भेजा जा सकता है। पहली बात, सही बात है, यदि फल सब्जी को हमने सुरक्षित करके परिरक्षित करके रख लिया है, तो जहाँ पर पैदा नहीं होते हैं फल, तो वहाँ पर भी हम इसको बेच सकते हैं, है ना। दूसरा है संरक्षित फल पदार्थ कम स्थान घेरते हैं, अतः आसानी से नए क्षेत्रों में उनको भेज सकते हैं। अगर हमने सुरक्षित परिरक्षित करके रख लिया उनको, तो स्थान भी कम घेरेंगे और नए स्थान पर भी उनको आसानी से भेज सकते हैं। संरक्षित फल पदार्थों को उस समय उपयोग कर सकते हैं जब उनके फल मौसम न होने पर भी बाजार में नहीं मिलते। सही बात है, जब फल सब्जी का मौसम नहीं होता तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तब भी उनको हम बाज़ार में हम लोग ले सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताऊंगा मैं यहाँ पे थोड़ा सा, ये अगर डेफिनेशन पूछ लेना तो ब्लांचिंग की डेफिनेशन भी ये है और फार्मिंग की डेफिनेशन ये है, समझ में आ रहा है ना, भूलना नहीं है। और निर्जलीकरण सुखाना की डेफिनेशन पूछ ले तो ये सुखाना कहते हैं, इसे निर्जलीकरण कहते हैं। तो अंतर से आप लोग एक चीज़ डेफिनेशन नहीं बता रहे, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना आप लोग। अगर पूछ ले तो वैसे अंतर एक आ जाएगा, मैंने बोल दिया आपसे। ठीक है, चलिए ये लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन है, देख लीजिए लास्ट चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन। जैम एवं जेली में अंतर लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 5 नंबर का ये चैप्टर है, और ये भी बता दूं मैं आपको। तो जैम जेली में अंतर क्या है, फलों के गूदे को चीनी एवं खटास के साथ मिलाकर
निश्चित गाढ़ेपन तक पकाने से तैयार पदार्थ जैम कहलाता है। सिर्फ गूदे से बनाया जाता है, पल्प से बनाया जाता है। जबकि जेली पेक्टिन युक्त फलों के रस को चीनी एवं खटास की निश्चित मात्रा के साथ पकाने से तैयार पदार्थ जेली कहलाती है। जेली को रस से बनाया जाता है, ध्यान रखना। जैम को गूदे से बनाया जाता है, विशेष याद रखें। जैम फलों के गूदे से तैयार किया जाता है, जेली पेक्टिन युक्त फलों की रस से बनाई जाती है। जैम अपारदर्शक होता है, जेली ये सही कर लो रे। जैम अपारदर्शक होता है और जेली पारदर्शक। पारदर्शक मतलब इसके एक साइड से दूसरी साइड हम लोग देख सकते हैं। जैम में चीनी खटास अनुसार मिलाते हैं, जबकि जेली में चीनी पेक्टिन के अनुसार मिलाई जाती है। जैम गर्म या ठंडी अवस्था में बोतलों में भरा जाता है, जबकि जेली सिर्फ गर्म अवस्था में ही बोतलों में भर सकते हैं। ठंडी अवस्था में जम जाती है तो हम इसको फिर बोतलों में नहीं भर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अचार बनाते समय कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए? अचार बनाते समय निम्नलिखित सावधानी रखना चाहिए। नंबर 1, फल एवं सब्जियां ताजे एवं दाग रहित होना चाहिए। फल सब्जियों को धोकर टुकड़े काट लेना चाहिए। अचार को बार बार खोलना नहीं चाहिए। अचार में 10 से 20% नमक डालना चाहिए बच्चों। और अचार को अंधेरे स्थान पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फफूंद लग जाएगी नहीं तो। अचार को समय समय पर धूप दिखाना चाहिए। और अचार को लोहे, तांबा, पीतल के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। 6-7 बातें बता दी मैंने अचार बनाते समय कौन कौन सी हम लोग सावधानी रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अचार के गुण या लाभ लिखिए। देखिए, अचार के गुण लाभ कौन कौन से होते हैं। अचार एक किण्वित पदार्थ है, अर्धकिण्वित। गुण या लाभ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP लगा लो। यह भोजन में रुचि पैदा करता है, सही बात है, खाएंगे तो इंटरेस्ट आएगा। अचार स्वादिष्ट एवं पाचक होता है, बिल्कुल। अचार पौष्टिक एवं रक्त शोधक, मतलब ब्लड प्योरीफायर, खून को शुद्ध करता है। यह भोजन को स्वाद को बढ़ाता है, बिल्कुल टेस्ट बढ़ाता है भाई अचार। है शरीर को अम्ल प्रदान करता है, एसिड भी हमारी बॉडी को बनाता है आपका अचार। और अचार बनाकर फल सब्जियों को अधिक समय तक हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अचार के गुण लाभ हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लो। जेली किसे कहते हैं? अच्छी जेली की विशेषता। अच्छी जेली की विशेषता कई बार पूछी गई हैं। पेक्टिन युक्त फलों के रस को चीनी एवं खटास की निश्चित मात्रा के साथ पकाने से तैयार पदार्थ जेली कहलाता है। और ये अंतर में मैं डेफिनेशन बता चुका हूँ आपको। और जेली अमरूद, आम आदि फलों से बनाई जाती है। विशेषताएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेषता मैं आपको बार बार कह दूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। जेली जिस फल से बनाई जाती है उसकी सुगंध आनी चाहिए। जेली का स्वाद खट्टा मीठा होना चाहिए। जेली छूने पर उंगलियों से नहीं चिपकना चाहिए। जेली पारदर्शक होना चाहिए। और चम्मच से अगर जेली को काटे तो बिल्कुल साफ काटी जा सके। ये जेली की विशेषता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं, याद रखना, ठीक है। तो बच्चों, जेली की विशेषता देख, तो मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन इसमें बताए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप लोग याद रखें। अब जो OT का वीडियो है वो आपको वैसे कोशिश करूँगा कि आज बन जाए। अगर आज OT का वीडियो नहीं बनेगा तो कल मिल जाएगा आपको 101%। जितना बताया उतना पढ़ लीजिए। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, 8-10 मिनट एक्स्ट्रा चला गया वीडियो। 8-10 मिनट नहीं, मतलब 100, हाँ ठीक है, 8 जो भी गया थोड़ा बहुत चला गया, 8-10 मिनट। टेंशन ना लें, पूरा पढ़ें, वीडियो को यहाँ तक देखें। जितना पढ़ाया है उतना पढ़ लें, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये IMP क्वेश्चन है और OT का वीडियो आ जाएगा, चिंता ना करें, इसको पूरा देख लें, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कहीं भी यदि किसी को समस्या आती है तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।